हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के एमसीक्यूज को देखेंगे और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आपको उत्तर प्रदेश एपीओ की परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको हम शामिल करते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि इस रेगुलेशन के ऊपर आपको एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साथ-साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप एक साथ इसी में ये साथ में ही देख लेंगे और संबंधित जो भी प्रावधान हैं, उनकी व्याख्या भी आप देख लेंगे। तो आपको प्री और मेंस दोनों के लिहाज से यह वीडियो जो है बहुत कारगर साबित होगा। ख़ास करके प्री के लिए तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न न पूछे जाए, इससे हमारी पूरी कोशिश की गई है और पूछा भी नहीं जाएगा, हमको इतना विश्वास है। और आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि पुलिस अधिनियम 1861 पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उनको हमने और महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। अब आइए इसको शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन को और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और आपसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी इसके अंतर्गत पैरा 1 में प्रावधान दिया गया है, यह होता है पुलिस महानिदेशक। तो महानिदेशक पुलिस इसलिए लिखा गया है क्योंकि महानिदेशक जो है यह 8 प्रकार के होते हैं। जो डीजी होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन पुलिस विभाग का जो प्रधान होता है उसको डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। तो महानिदेशक जो है यह 8 प्रकार के होते हैं और इसी में से एक प्रकार है पुलिस का जो महानिदेशक। तो जैसे है पुलिस मुख्यालय जिसको हेडक्वार्टर का जो डीजी होता है, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का डीजी, पुलिस आवास निगम का डीजी, फायर सर्विस के महानिदेशक या डीजी, जो ट्रेनिंग होती है प्रशिक्षण के महानिदेशक, अभियोजन के महानिदेशक और सीआईडी के महानिदेशक। तो इस प्रकार से आप कुल देखेंगे 8 जो है डीजी होते हैं और इसी के अंतर्गत अगर पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी है वह डीजीपी होता है, महानिदेशक पुलिस होता है। इसके बारे में पैरा 1 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो पैरा 1 में जो प्रावधान दिया गया है उसको में क्या है इसको आप देखें। तो इसमें यह बताया गया है कि महानिदेशक पुलिस जो होते हैं अर्थात डीजी जो हैं यह पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं और पुलिस प्रशासन के सभी मामलों में यह राज्यपाल के सलाहकार होते हैं। राज्यपाल से अगर कोई भी पत्राचार किया जाना है तो वह डीजीपी के माध्यम से ही किया जाएगा। पुलिस बल के किसी सदस्य को राज्यपाल से किए जाने वाले सभी जो भी आदेश राज्यपाल पुलिस को देता है, वह महानिदेशक के माध्यम से ही दे सकता है या देता है। इसके अलावा प्रशासन के सामान्य मामलों में उसका संबंध केवल राजपत्रित अधिकारियों से होता है। प्रशासन के मामलों में केवल राजपत्रित अधिकारियों से, कर्मचारियों से उसका जो है संबंध होता है और अन्य स्थानों पर अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में यह जो उत्तरदायित्व होता है वह महानिरीक्षक का होता है, डीजीपी का नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं डीजीपी के जो महत्व है क्या है, उसके महत्व क्या है इसको बताया गया है। अब अब देखेंगे हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली, क्योंकि यह प्रणाली जो है अभी नई इंट्रोड्यूस की गई है, तो इसको देखेंगे इसमें क्या प्रावधान है या कौन सी बातें इसके अंतर्गत नई हैं जो कि पहले जो सामान्य पुलिस व्यवस्था थी उसमें नहीं थी। तो भारत सरकार के द्वारा 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की अनुशंसा की गई थी। तो प्री के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसके साथ-साथ मेंस में बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएँ। तो 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम जिस शहर में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागी लागू की जानी है। पहली शर्त है। दूसरी इस बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले यह प्रणाली कानपुर में लगाई गई। कानपुर में यह लागू की गई थी 1978 में, लेकिन इस यह चली नहीं, इसको वापस लेना पड़ा। फिर 2020 में लागू किया गया या इसको शुरुआत किया गया। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर को उनका जो उत्तरदायित्व है उसके साथ-साथ कुछ दंड देने की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। तो जो मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, चूँकि दंड देने की शक्ति मजिस्ट्रेट की होती है, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है इसके अंतर्गत कमिश्नर को या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको दंड देने की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है। तो इस प्रणाली में पुलिस और कानून व्यवस्था की समस्त शक्तियाँ पुलिस कमिश्नर में निहित होती हैं। एक बात और का आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो कमिश्नर होगा, वह किस रैंक का अधिकारी बनाया जाएगा? तो एडीजी रैंक का अधिकारी जो है वह अपर पुलिस महानिदेशक रैंक का जो अधिकारी है, वह पुलिस कमिश्नर बनता है। पुलिस कमिश्नर ही जनपद की एकीकृत पुलिस का कमान प्रमुख होता है।
और वह अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति डायरेक्ट वह उत्तरदायी होता है। राज्य सरकार के द्वारा पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जनपदों के लिए पुलिस कमिश्नर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 14 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तथा एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 15 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपसे प्री में पूछा जा सकता है और यहाँ से आपको जो है फंसाया जा सकता है। तो इसको ध्यान विशेष रखेंगे कि जो पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नर को यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाती हैं और जो अपर पुलिस कमिश्नर हैं या एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, इनको विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब आगे देखेंगे, पुलिस कमिश्नर प्रणाली या पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है और पुलिस कमिश्नर प्रणाली में उत्तर प्रदेश में एडीजी रैंक का अधिकारी जो है वह पुलिस कमिश्नर होता है और कमिश्नर इस प्रणाली का सबसे ऊपर उच्च पद होता है। तो कमिश्नरेट जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस कमिश्नर होता है और इसकी रैंक क्या होगी? तो एडीजी रैंक की जो है यह अधिकारी होता है। पुलिस कमिश्नरेट वाले जिलों को अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है और फिर हर एक जोन में एक एसएसपी अब्लिक एसपी रैंक का अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होता है। उसके अलावा एडिशनल डिप्टी अब पुलिस बनाए जाते हैं जो कि अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के होते हैं। इस प्रणाली में आगे और क्या पद होता है? तो सर्किल के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक रैंक के होते हैं जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है और थाने स्तर का जो अधिकारी है उसका नाम वही है एसएचओ या पुलिस थाने का भाषाधिक अधिकारी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था जो है इस प्रणाली में रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट होता है क्योंकि अ, दंड व्यवस्था का जो मुखिया होता है या उसी के ऊपर उसका दायित्व होता है, यह जिला मजिस्ट्रेट के होता है और इसके बारे में आपको पैरा 6 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। तो जिला मजिस्ट्रेट के बारे में कुछ बातें हैं जो कि पैरा 6 के अंतर्गत दी गई हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं कि आप खोजेंगे अलग-अलग जगहों पे एग्जैक्ट मिलेंगी नहीं, इसीलिए हमारी कोशिश ये रही है कि जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम एक स्थान पर रखते चलें और आप उसको आसानी से पढ़ते समझते चलें। तो जिला मजिस्ट्रेट जो है जिले के आपराधिक प्रशासन का मुखिया होता है या प्रधान होता है। इस हैसियत में वह पुलिस का नियंत्रण करता है। तो जो प्रधान की हैसियत से वह पुलिस के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, उनको कार्यों के लिए निर्देश देता है, अपने जिले में जो गाँव के चौकीदार हैं उनको आवंटन करता है और वह गाँव के चौकीदारों को दंड देने के संबंध में विशेष शक्तियाँ उसके पास होती हैं और निरीक्षकों तथा थानों के प्रभारी अधिकारियों के ट्रांसफ़र के संबंध में उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अब देखिए इसी जो निरीक्षक या इंस्पेक्टर होते हैं या एसएचओ जो होते हैं, इनकी ट्रांसफ़र तो सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? पुलिस अधीक्षक के द्वारा। लेकिन उसकी ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो ट्रांसफ़र करने से पहले डीएम की परमिशन आवश्यक होती है, उनकी कंसेंट आवश्यक होती है। तो यह बात जो है पैरा 6 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है और इस सबको आपको जानना ही होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए भी और व्यवहारिक रूप में भी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक पुलिस थाने का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगा? तो जिला मजिस्ट्रेट जो है यह थाने का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बारे में पैरा 9 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट को साधारणतया प्रत्येक पुलिस थाने का आर्थिक वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए। इसके अलावा जो उपखंड होते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट, इसको आप एसडीएम कहते हैं। तो इनका भी इसी पैरा के अंतर्गत यह भी प्रावधान दिया गया है कि इनका भी जो है दायित्व है कि वह भी वर्ष में कम से कम एक बार आकस्मिक निरीक्षण करें। तो इस तरीके से पैरा 9 में जो है यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो आरक्षित निरीक्षक जो है यह किस प्रकार का अधिकारी होता है? यह जो है वहाँ का प्रभारी अधिकारी होता है। प्रभारी अधिकारी या रिजर्व अधिकारी होता है। तो रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि वहाँ का जो भी प्रभार है वह पूरा इसी के ऊपर होता है। वह जो है अपने जो गार्ड हैं उनको ड्यूटी पर लगाता है, उनका निरीक्षण करता है और वहाँ पे जो भी घटनाएँ हो रही हैं उसके बारे में अपने अधिकारियों को वह सूचित करेगा। तो ये सारी कार्य जो है यह इन्हीं के होते हैं और इसके बारे में पैरा 18 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है।
तो ये बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत बार पूछा भी गया है इस प्रश्न को। तो ये पैरा 18 में आरक्षित या रिजर्व निरीक्षक जो है रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निर्देशित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी? तो पहले यह प्रावधान था कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी, लेकिन जो है अब इस पैरा को निर्देशित कर दिया गया है और यह पैरा 39 है। 39 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया था। अब आप 25 से लेकर के 38 तक तो ऑलरेडी निर्देशित ही है, लेकिन पैरा 39 जो है आप अपनी पुस्तक या वेबसाइट देखेंगे तो उसमें मिलेगा, लेकिन उसमें प्रावधान ये था कि जो न्यायालय में तैनात सभी पुलिसकर्मी हैं वह लोक अभियोजक के नियंत्रण में रहेंगे। इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालय से संलग्न सभी पुलिस कर्मचारी किसके नियंत्रण में रहेंगे? तो न्यायालय से संबंधित जो पुलिस कर्मचारी हैं यह पैरा 29 के अंतर्गत 29 नहीं 39 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि ये जो है लोक अभियोजक के नियंत्रण के अधीन रहेंगे, हालांकि अब इसको निश्चित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अपराध के अन्वेषण और रोकथाम का पर्यवेक्षण करना किसका मुख्य कर्तव्य है? तो किस पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य है? तो इसके बारे में आपको पैरा 40 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। पैरा 40 में यह प्रावधान मिलता है कि अपराध का इन्वेस्टिगेशन और रोकथाम इसका पर्यवेक्षण करना यह क्षेत्र निरीक्षक का या हल्के के मंडल या हल्का निरीक्षक या इंस्पेक्टर का मुख्य कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित कौन सा है? तो आयुक्त या कमिश्नर के बारे में पैरा 5 में प्रावधान दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट के बारे में पैरा 6 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और अपराध रजिस्टर के बारे में जो है यह प्रावधान पैरा 16 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी पैरा और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं यह सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो जो पुलिस का उप निरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है यही थाने का भारसाधक अधिकारी बनाया जाता है। इसके बारे में आप देख रहे हैं पैरा 43 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो पैरा 43 ये कहता है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो है वहाँ के उप निरीक्षक रैंक का अधिकारी होगा। इसी के साथ साथ पैरा 58 को भी देखना चाहिए। पैरा 58 जो है ये कहता है कि पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी कौन होगा? तो पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी हेड कांस्टेबल होगा और थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा? उप निरीक्षक रैंक का अधिकारी होगा। और इसी प्रकार से अगर आप देखें कि पैरा 18 को देखा आपने तो रिजर्व पुलिस लाइन का भारसाधक अधिकारी होगा। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो वो आसानी से याद भी हो जाएंगी और दिमाग में बैठ जाएंगी। अगला प्रश्न है, थाने के भारसाधक अधिकारी के बारे में कौन सी बातें यहाँ पर सत्य हैं? तो थाने के भारसाधक अधिकारी के बारे में प्रावधान पहले आप जान लीजिए, ये दिया गया है पैरा 43 के अंतर्गत। तो इसमें जो सत्य बातें हैं वह देखेंगे कि वह एक उप निरीक्षक होता है, यह बात बिल्कुल सही है। वह अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है, यह भी सही है। वह फोर्स की सभी शाखाओं के ऊपर अपना प्राधिकार रखता है। तो इस प्रकार से पैरा 43 के अनुसार ये सारी बातें जो है एसएचओ के संदर्भ में सही हैं। तो इसमें पैरा 43 में जो दायित्व उसके बताए गए हैं उसको भी आप एक स्थान पर देखें कि वह एक सब इंस्पेक्टर होता है, अपने प्रभार की सीमाओं के अंतर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है। वह बल की सभी शाखाओं के ऊपर जो है चाहे वो आरएएफ हो, चाहे पीएसी हो, चाहे जो भी अन्य शाखाएं हों, अगर वह उसके अधीन प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अगर हैं वो तो उनके ऊपर वह अपना प्राधिकार रखेगा। वह अपने अधीनस्थ की दक्षता, उनके कर्तव्य का उचित पालन और उनके द्वारा तैयार किए गए सभी रजिस्टर, अभिलेख, विवरण तथा प्रतिवेदनों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। यह बात भी सही है। वह पुलिस थाने में रखी गई सारी सरकारी रकम, मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा, लेखा पुस्तकें रखने की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। उसे उनके काम में अनुदेश करना चाहिए, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ये सारे कार्य जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी कौन होता है?
तो पुलिस चौकी के भार साधक अधिकारी आपने देखा पैरा 58 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। यह जो है एक हेड कांस्टेबल होता है। तो हेड कांस्टेबल जो है वह पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी होता है। और इसके बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है जिसको जानना चाहिए कि ऐसा जो अधिकारी है पैरा 58 में ही प्रावधान कर दिया गया कि जो हेड कांस्टेबल है वह किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। लेकिन जब पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसको एम्पावर कर दिया गया तब वह जो है मृत्यु समीक्षा कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमेशा जो है उप निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर ही करेगा। उससे नीचे गया कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जानना है। तो पैरा 58 को देखेंगे यहाँ कि हेड कांस्टेबल अन्वेषण नहीं कर सकता, किंतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर वह मृत्यु समीक्षा कर सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि प्रत्येक चौकी पर पुलिस के विशेष कर्तव्य और कार्य परिधि, गश्त करने की पद्धति थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा जो है अवधारित की जाएगी, जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अंतर्गत होगी। तो चौकी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हेड कांस्टेबल जो है वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया जाता है, तो वह किस तरीके के कार्य करेगा, गश्त कैसे करेगा, ये सारी जो है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा यह अवधारित किया जाएगा और उसी का वह पालन करेगा। और यहाँ पर जो भी कार्य होंगे वो उसकी रिपोर्ट जो कर जा करके वह उन्हें ही देगा, थाने के अधिकारी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में प्रावधान है कि विशेष अवसरों को छोड़कर पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? तो पुलिस के सिपाही जो है यह सशस्त्र नहीं होंगे। यह प्रावधान आपको पैरा 61 के अंतर्गत दिया गया है। तो सिविल पुलिस के कांस्टेबल केवल विशेष अवसरों पर ही वो सशस्त्र होंगे, अर्थात शस्त्र लेकर के चलेंगे, हमेशा वो शस्त्र लेकर के नहीं चलेंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो अध्याय से संबंधित है और इसको बहुत बार पूछा गया है, एपीओ की परीक्षा में इसको बार बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को, इसको आप ध्यान रखें। तो सशस्त्र पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 6 के अंतर्गत दिया गया है। घुड़सवार पुलिस के बारे में अध्याय 8 में प्रावधान दिया गया है। ग्राम पुलिस के बारे में अध्याय 9 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। जबकि अन्वेषण के बारे में प्रावधान अध्याय 11 के अंतर्गत दिया गया है। अध्याय 10 में जो है थाने में की गई रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। तो अन्वेषण अध्याय 11 में पैरा 104 से लेकर के 128 तक में दिया गया है। अगला प्रश्न है सशस्त्र पुलिस के मुख्य कर्तव्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में वर्णित है? तो सशस्त्र पुलिस के मुख्य कर्तव्य क्या होंगे, यह पैरा 64 के बाद पैरा 65 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सशस्त्र पुलिस के मुख्य कर्तव्य क्या हैं, तो ये बताया गया है और इसी में बताया गया खतरनाक अपराधियों को पकड़ना, उनका पीछा करना, अपराध या हिंसा है तो उसको रोकना या दबाना, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्य है उसको करना, सशस्त्र पुलिस खजाने, तहसील, हवालात इनकी रक्षा करना, ये सारे कार्य जो हैं यह पैरा 65 के अंतर्गत बताए गए हैं। यह आर्म फोर्स का कर्तव्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह पूछा जा रहा है कि सशस्त्र पुलिस जो है वह किसके लिए इष्टकर है या किस कार्य के लिए वह आवश्यक है। तो सशस्त्र पुलिस जो है यह कोषालयों और हवालात की रक्षा के लिए, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, यह भी सही है। पुलिस लाइन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्य सशस्त्र पुलिस का नहीं है, तो बल्कि यह जो वहाँ का रिजर्व इंस्पेक्टर होता है, रिजर्व निरीक्षक होता है, उसका कार्य है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा यही सही है। तो सशस्त्र पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? कोषालयों और हवालात की रक्षा और बंदियों और सरकारी संपत्ति का अनुरक्षण। तो यह प्रावधान जो है आपको पैरा 65 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो पैरा 65 के अंतर्गत यह बताया गया कि सशस्त्र पुलिस निम्नलिखित कार्यों के लिए इष्टकर है। तो खजाने, तहसील और हवालात की रक्षा के लिए, तिजोरी, बंदियों और सरकारी संपत्ति का अनुरक्षण करने के लिए, आयुधागार तथा पुलिस गार्ड आवास गृह की सेवा के लिए, अव्यवस्था और हिंसा के अपराध को दबाने और उनको रोकने के लिए, खतरनाक अपराधियों का पीछा करने और उनको पकड़ने के लिए। बल्कि यह शाखा उप महानिरीक्षक के विशेष नियंत्रण के अंतर्गत है। तो यह जो है सबसे महत्वपूर्ण आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सशस्त्र बल किस अधिकारी के नियंत्रण में होती है? तो उप महानिरीक्षक के विशेष नियंत्रण के अंतर्गत है, जो इस बात के लिए उत्तरदायी है कि अधीक्षक अनुशासन और दक्षता बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से प्रावधान जो है आप देखते हैं
अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में सशस्त्र पुलिस को किस रूप में रखा जाएगा? तो प्रत्येक जिले में जो सशस्त्र पुलिस है उसको आरक्षित रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा, उसका हमेशा यूज नहीं होगा, बल्कि जब आवश्यकता होगी तभी जो है उसका यूज किया जाएगा। तो इसके बारे में प्रावधान अगर पूछा जाए कहाँ दिया गया है, तो यह प्रावधान जो है आपको पैरा 73 के अंतर्गत दिया गया है। तो पैरा 73 ये कहता है कि प्रत्येक जिले में सशस्त्र पुलिस को आरक्षित रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में दिए गए हैं? तो घुड़सवार पुलिस के बारे में अगर अध्याय की बात करें तो अध्याय 8 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इसके कर्तव्य कहाँ तक दिए गए हैं, तो कर्तव्य जो है ये पैरा 79 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अध्याय 8 में जो घुड़सवार पुलिस के बारे में प्रावधान किया गया है वह पैरा 79 से लेकर के पैरा 88 तक जो है वह विस्तृत है। तो पैरा 79 में घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य बता दिए गए हैं। तो इसमें जो कर्तव्य हैं वह भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी एक स्थान पर देखना जरूरी है कि कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर 7 कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं पैरा 79 के अंतर्गत। तो सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोष की रक्षा करना, अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाएं ले जाना, अपराधियों का पीछा करना, सुनियोजित डकैती और अन्य उपद्रवों का दमन करना, उत्सवों में मार्ग की रक्षा करना, यातायात नियंत्रण, ये सारे कर्तव्य जो है पैरा 79 के अंतर्गत घुड़सवार पुलिस के बताए गए हैं। घुड़सवार पुलिस से सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाले 3 प्रश्न हैं, पहला तो यह है कि कौन सी अध्याय में दिया गया है, दूसरा यह है कि किन किन पैराग्राफ के बीच में इसके बारे में प्रावधान है, तो पैरा 79 से लेकर के 88 तक में, और तीसरी प्रश्न जो पूछा जाता है वह यहीं से पैरा 79 से ही जो उसके कर्तव्य बताए गए हैं वह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? तो आपने देखा घुड़सवार पुलिस से संबंधित अध्याय 8 है, और पैरा की बात करें 79 से लेकर के 88 तक में जो है इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित कर्तव्य विहित हैं। तो कर्तव्य इसके कौन कौन से हैं ये आप देख रहे हैं। पैरा 79 के अंतर्गत जो बताया गया है कि सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोष के साथ रक्षा में जाना, उत्सवों में मार्ग की रक्षा करना, यातायात का नियंत्रण करना, अर्थात ये सभी जो चारों हैं यह इसके कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है कि सभी ये कर्तव्य घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो वही बातें आपने देखा जो कि 7 कर्तव्य इसके बताए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत ग्राम चौकीदार ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम चौकीदार के बारे में प्रावधान सबसे पहले आप अध्याय को जानें। अध्याय जो है 9 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, और इसके कर्तव्य जो है कहाँ बताए गए हैं, तो पैरा 89 के अंतर्गत इसके कर्तव्य बताए गए हैं। तो आप सब प्रश्न ये है कि ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो पैरा 89 में ही यह बता दिया गया है कि जो चौकीदार है वह जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसकी नियुक्ति भी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, इसको उसके पद से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा हटाया भी जाता है, और उत्तरदायी भी यह जिला मजिस्ट्रेट के प्रति ही होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके कार्य जो है यहाँ से भी प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। तो इसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो है पैरा 129 है, जो कि बताता है कि चौकीदार के क्या कर्तव्य क्या हैं। तो चौकीदार ये कर्तव्य करेगा कि उसके गांव में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, कोई मृत्यु हो रही है, कोई अपराध हो रहे हैं, तो उसकी सूचना जो है जाकर के वह तुरंत पुलिस को दे, थाने के भाषांतक अधिकारी को दे। तो इस प्रकार से चौकीदार के कर्तव्य देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम चौकीदार की जो नियुक्ति है वह जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर चौकीदार के बारे में कुछ बातें जरूरी हैं जानना। पैरा 96 है, तो पैरा 96 के अंतर्गत बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा चौकीदार की नियुक्ति होती है। उसके बाद पैरा 89 आप देख रहे हैं कि यह उत्तरदायी भी जिला मजिस्ट्रेट के प्रति होता है। फिर आप पुलिस अधिनियम की धारा 47 को देखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस पर जिला मजिस्ट्रेट का प्राधिकार होता है, लेकिन राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक को भी यह प्राधिकार दे सकती है। तो ये 3 बातें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तीनों आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर इन सब का जिक्र करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा।
अगला प्रश्न है, ग्राम चौकीदारों को महीने में कितनी बार जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के लिए निर्धारित तारीख पर अपने पुलिस थाने में हाजिर होना चाहिए? तो कोई ग्राम पुलिस है या ग्राम चौकीदार है, उसको कितने दिन के अंदर जो है या कितने दिन के गैप दे करके मुख्यालय पर पहुंचना चाहिए और वहां पर जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट देनी चाहिए। तो इसके बारे में पैरा 51 में प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया कि महीने में 2 बार उसको अ, जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट देने के लिए पुलिस थाने पर उपस्थित होना चाहिए। और जब ये 2 बार वह उपस्थित होगा, इसी में से 1 तारीख को उसका वेतन दे दिया जाएगा। पैरा 91 के अंतर्गत प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के नियम किस पैरा में उल्लिखित हैं? तो संज्ञेय अपराध की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसे एफआईआर कहते हैं, उसको लेखबद्ध करने का जो नियम है, यह कहाँ दिया गया है? तो इसके लिए आप देखेंगे पैरा 97। 97 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस प्रकार से जो है सूचना दी जाएगी, फिर उसको लेखबद्ध किया जाएगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी प्रति में, तो यह 3 प्रतियों में उसको लेखबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी-सी उसके बारे में आप जो एफआईआर लिखने के नियम हैं, उसको समझ लेंगे तो बेहतर होगा। अध्याय 10 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर यह बताएगा कि जब कभी किसी संज्ञेय अपराध किए जाने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, तो संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट, चेक, रसीद बुक या पुलिस फॉर्म संख्या 341 में वह 3 प्रतियों में उसको तुरंत लिख दिया जाएगा, चाहे वो भले ही असत्य प्रतीत हो रहा हो। अगर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट है, तो उसको आप तुरंत लिखेंगे, 3 कॉपी में, 3 प्रति में उसको लेखबद्ध किया जाएगा। फॉर्म संख्या कभी-कभी पूछा जाता है, 341 है, जिसमें इसको लेखबद्ध किया जाता है। जब इस प्रकार से एफआईआर लेखबद्ध किया जाता है, तो सूचनादाता को तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर हस्ताक्षर करना नहीं चाहता, तो वह अंगूठा लगाना होगा। थाने के भारसाधक अधिकारी को तीनों प्रतियों में से प्रत्येक पर अपना भी हस्ताक्षर करेगा और उस पर थाने की मुहर लगाएगा। उसके बाद जब 3 प्रति पे जो है वो एफआईआर लिखी गई है, अब उन 3 प्रतियों में कौन-कौन सी प्रति क्या होगी उसको भी जानें। तो मूल प्रति तुरंत पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। दूसरी प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जो सूचना देता है, अर्थात सूचनादाता को दूसरी प्रति दे दी जाएगी और तीसरी प्रति जो है थाने पर रहेगी, एक प्रति पुस्तिका में रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 प्रति में उसको लिखा जाएगा, लिखने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा, उसके बाद तीनों प्रतियों का किस प्रकार से किसको दिया जाएगा, यह भी आपको उल्लेख पैरा 97 के अंतर्गत पूरा विस्तार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुस्तिका में लिखने के तत्काल बाद रिपोर्ट का सार किस डायरी में तत्काल संक्षेप में लिखा जाएगा? अब यहाँ पर आप पैरा 99 को देखेंगे, पैरा 99 को। इसमें यह बताया गया कि जब इस प्रकार से एफआईआर लिख ली गई है और लिखने के बाद अब उसको उसका जो सार है, पूरे शब्दशः नहीं बल्कि उसमें उसका जो संक्षेप में समरी जो है उसका लिखा जाएगा जीडी में या जनरल डायरी में इसको लिखबद्ध किया जाएगा, पैरा 99 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अपराध के रिपोर्ट की प्रतियां तुरंत लाल लिफाफे में अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा मंडल निरीक्षक को भेजी जाएंगी? तो यहाँ पर देखें कि अगर अपराध हुआ, अपराध के बारे में सूचना दी गई, सूचना उस लेखबद्ध किया गया, लेखबद्ध करने के बाद फिर आपने देखा कि उसका जो समरी है, उसका सार है, पैरा 99 के अंतर्गत जीडी में लिखा जाएगा। इसके बाद फिर आप आते हैं पैरा 101 के अंतर्गत। यहाँ पर अपराधों की सूची दी गई है और इसमें यह बताया गया कि कौन-कौन से ऐसे अपराध हैं जिनकी रिपोर्ट जो है तुरंत लाल लिफाफे में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, मंडल निदेशक को डाक के द्वारा भेज दी जाएगी। कौन-कौन से अपराध हैं? डकैती है, लूट है, पुलिस के द्वारा यातना देना है, पुलिस अवरक्षा से निकल भागना है। अगर इस तरीके के अपराध होते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट है, वह लाल लिफाफे में भेजी जाएगी इन अधिकारियों को। तो यह प्रश्न भी आपसे खूब पूछा जाता है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिनकी रिपोर्ट लाल लिफाफे में भेजी जाएगी, तो यहाँ पर जानना ज़रूरी है। अब इन अपराधों को एक स्थान पर देखें कि कौन-कौन से अपराध हैं जिनके रिपोर्ट की प्रतियां तुरंत लाल लिफाफे में भेजी जाएंगी अधिकारियों को। तो डकैती है, लूट है, पुलिस के द्वारा यातना देना या टार्चर करना है, पुलिस अपेक्षा से निकल भागना है, कूट करेंसी नोट, इसको अगर कोई फर्जी तरीके से बनाता है, कूटकृत सिक्का बनाता है, सार्वजनिक धन का
गंभीरता से हड़पा जाना, जिसमें नोटों और पत्रों की हुंडियों की चोरी भी शामिल है, हत्या, बलवा, सेंध लगाना, चोरी, विभिन्न वर्ग संप्रदायों तथा राजनीतिक दलों के बीच में शांति भंग होना, विशेष सार्वजनिक महत्व के अन्य मामले। तो इस तरीके के अगर अपराध घटित होते हैं तो फिर उसकी सूचना लाल लिफाफे में भेजी जाएगी संबंधित अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 में वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता है? तो आपने पैरा 101 के अंतर्गत अपराधों को देखा, 8 तरीके के वहाँ पर अपराध दिए गए हैं। डकैती है, करेंसी नोट का कूट रचना है, पुलिस के द्वारा यातना देना है। लेकिन इसमें आपराधिक षड्यंत्र का अपराध इसके अंतर्गत नहीं आता है, जिसकी रिपोर्ट की लाल कॉपी में उसको लाल लिफाफे में भेजा जाना आवश्यक हो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 103 के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 173 और 174 एक, जिसको सीआरपीसी में धारा 154 और 155 एक कहा जाता था, इनके द्वारा संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों की सभी रिपोर्ट को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पैरा 103 के अंतर्गत जो प्रावधान है कि जो भी अपराध की सूचना दी गई, चाहे वह संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो, उसको शुद्धतापूर्वक लिखा जाएगा थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा। क्योंकि थाने का भारसाधक अधिकारी जो है वहाँ का मुखिया होता है और वहाँ पर जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उसको लेखबद्ध करने या करवाने के लिए पूरा उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो अन्वेषण अधिकारी का मुख्य कर्तव्य यहाँ पर अपराध का निरीक्षण और आकलन करना है, सत्य की खोज करना है। अर्थात ये दोनों ही जो दायित्व हैं वह पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, जो अपराध का अन्वेषण कर रहा है, उसका होता है। तो अन्वेषण अधिकारी कर्तव्य पैरा 107 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इसका मुख्य कर्तव्य है दर्ज अपराध का निरीक्षण करना, उसका आकलन या अनुमान करना, सत्य का पता लगाना, उसे स्वयं को बयान लिखने वाला एक लिपिक मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह आपसे विकल्प में रख दिया गया तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। अगला प्रश्न है, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विवेचना अधिकारी को केस डायरी में स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। तो कौन सा स्थान और समय जो है वहाँ पर अभिलिखित करना चाहिए? तो इसके संदर्भ में आप देखें, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमको गलत शब्द पकड़ना है। तो जब और जहाँ उसको सूचना प्राप्त हुई, इस बात को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब और जहाँ उसने अन्वेषण प्रारंभ किया और अन्वेषण बंद किया, इसको भी लिखबद्ध करना आवश्यक है। जब और जहाँ पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति के संबंध में जानकारी के लिए पुलिस अधिकारी या विवेचन अधिकारी को अपने समक्ष तलब किया है, बुलाया है, तो इस बात को केस डायरी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पैरा 107 के अंतर्गत जो है यह भी प्रावधान किया गया है। तो बीएनएसएस की धारा 192 जो कि सीआरपीसी में धारा 172 थी, इसमें केस डायरी के बारे में प्रावधान दिया गया है। और अन्वेषण के दौरान साक्ष्यों की बीएनएसएस की धारा 180 जो कि सीआरपीसी में 161 थे के अंतर्गत परीक्षा के क्रम में उसके समक्ष किए गए किसी बयान को लिखने के लिए अन्वेषण अधिकारी बाध्य नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो जो भी पुलिस के समक्ष स्वीकृति की जाती है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ बातें जो है पूछी जाती हैं उसको लेखबद्ध करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वह बाध्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए लेखबद्ध कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? तो यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। तो वह उसको लेखबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसा प्रावधान जो है आपको पैरा 109 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में यह कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति है और गंभीर रूप से घायल है तो ऐसी स्थिति में उसका जो मृत्युकालिक कथन है उसको तत्काल लेखबद्ध किया जाना चाहिए। यह प्रावधान आपको पैरा 115 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो
ये पैरा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके अलावा इसके आसपास के जो पैरा हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे 111 है किसी बंद स्थान की तलाशी लेने के बारे में। पैरा 112 के अंतर्गत पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान दिया गया है। उसके बाद पैरा 114 के अंतर्गत जो स्थानीय पंचनामा या घटनास्थल का निरीक्षण आदि के बारे में प्रावधान दिया गया है। फिर पैरा 113 के अंतर्गत लोक सेवक या ट्रेन कर्मचारी के अभियुक्त या साक्षी होने पर जांच की प्रक्रिया, ये सारी बातें की गई हैं। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों से पुलिस द्वारा जांच या पूछताछ की गई है उनको अनावश्यक रूप से परेशान या अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है पैरा 112 के अंतर्गत दिया गया है कि जिन व्यक्तियों से पुलिस के द्वारा जांच की गई है या उनसे पूछताछ की गई है तो उनसे अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा। पैरा 114 में घटनास्थल का दृश्य या स्थलीय निरीक्षण, जिसको नक्शा नजरी कहा जाता है। 121 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड की बात की गई है और 125 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के द्वारा अन्वेषण। यह प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है और आगे संभावना भी है कि 125 के अंतर्गत या पुलिस द्वारा अधीक्षक के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रावधान किस पैरा में दिया गया है? तो 125 में। अगला प्रश्न है, डकैती के मामले में संस्वीकृति किस मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए? तो डकैती के मामले में अगर कोई संस्वीकृति लेखबद्ध किया जाना है तो ऐसी स्थिति में यह पुलिस के किस अधिकारी के द्वारा इसको लेखबद्ध किया जाएगा? तो यह एक पैरा 120 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो डकैती के महत्वपूर्ण मामलों में और जब कभी संभव हो, अन्य मामलों की संस्वीकृतियां जिला मजिस्ट्रेट अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा, विशेषतः अस्थायी रूप से संयुक्त मजिस्ट्रेट हो, उसके द्वारा जो है इसको लेखबद्ध किया जाएगा। तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, यह बात सही नहीं है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट, प्रावधान पैरा 120 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में वापस किए जाने का प्रार्थना पत्र किसके माध्यम से दिया जाना चाहिए? तो अब एक अभियुक्त है और उस अभियुक्त से पुलिस अभिरक्षा में उससे पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब आगे उसको और भी पूछताछ किया जाना आवश्यक समझा जा रहा है। ऐसी स्थिति में पैरा 121 लागू होगा और 121 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड लेने के बारे में पुलिस अधीक्षक अथवा उपखंड के राजपत्रित पुलिस अधिकारी के माध्यम से अब प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि साहब हमको इस अभियुक्त को एक बार हमारी अभिरक्षा में फिर से दिया जाए, ताकि इससे संबंधित जो अपराध से संबंधित सत्य हैं उनका हम पता लगा सकें, आवश्यक पूछताछ कर सकें। तो पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड शब्द का जो है प्रावधान किस पैरा में दिया गया है? तो पैरा 121 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक या कोई अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारी है जो उपखंड लेवल का, जैसे सीओ जिसे कहते हैं, सर्किल ऑफिसर। अगला प्रश्न है, सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट किसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी? तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे पैरा 122 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो पैरा 122 में यह बताया गया कि सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के द्वारा पेश किया जाएगा। तो पैरा 122 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मृत्यु समीक्षा एवं मरणोत्तर शव परीक्षा से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो मृत्यु समीक्षा अर्थात जो पोस्टमार्टम है, इसके संदर्भ में आपसे प्रावधान पूछा जा रहा है, किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है? तो यह अध्याय की बात करें तो अध्याय 12 है। इसमें जो है पोस्टमार्टम से संबंधित प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा अध्याय 11 में इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण के बारे में, अध्याय 20 में दुष्चरित्रों का पंजीकरण और निगरानी के बारे में, अध्याय 22 में अभिलेख और गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम पुलिस या जिसे चौकीदार कहते हैं, इसके कर्तव्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में उल्लिखित हैं? तो इसके कर्तव्य जो है आप देख रहे हैं पैरा 29 के अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ साथ आपको पैरा 89 या पैरा 89 भी देखेंगे तो इसमें भी इसका कर्तव्य दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर आप सामान्य तरीके से देखेंगे तो 129 ही सही लगेगा, लेकिन पैरा 89 में भी इसके कर्तव्य बताए गए हैं और अपने कर्तव्यों के लिए यह पैरा 89 के तहत यह डीएम के या जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इन दोनों ही पैरा के अंतर्गत ग्राम चौकीदार के कर्तव्य बताए गए हैं।
तो पैरा 129 में इसके कर्तव्य क्या हैं, तो वह अ, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने गाँव या गाँव के पास किसी आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु की, या अपने गाँव या उसके आस-पास कोई लाश या लाश का कोई अंश अगर प्रकट होता है और उससे संदेह होता है कि उसकी जो है मृत्यु किसी अपराध के कारण उत्पन्न हुई है, तो वह उसकी घटना की जो रिपोर्ट है वह पुलिस थाने में करेगा। यह उसका कर्तव्य 129 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, पंचनामा या पंचायतनामा भरने का अधिकार किस पुलिस अधिकारी को है? तो इसके बारे में पैरा 131 में प्रावधान दिया गया है और ऐसा जो अधिकार है यह सभी एसआई अर्थात उप निरीक्षक को होता है। उसके अलावा पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसके लिए चयनित सभी जो हेड कांस्टेबल हैं इनको भी होता है। तो अर्थात इन दोनों ही अधिकारियों को पंचनामा या पंचायतनामा भरने का अधिकार दिया गया है। और अ, पंचनामा के बारे में जो प्रावधान है यह या मृत्यु समीक्षा के बारे में, तो बीएनएसएस की बात करें तो धारा 194 के अंतर्गत जो है बीएनएसएस में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो पहला है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, तो इसके लिए जो है प्रावधान पैरा 134 में दिया गया है, यह सही है, सुमेलित है। उसके बाद पैरा 137 है, तो मृत शरीरों को भेजने का स्थान कहाँ होगा? तो इसके बारे में बताया गया है। तो जिला का जो प्रधान कार्यालय है वहाँ पर भेजा जाएगा। फिर आपका पैरा 146 है, किसी स्त्री पुरुष की चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया क्या होगी? यह बताया गया है, तो यह भी सुमेलित है। और पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी, तो यह जो है पैरा 148 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि यह दिया गया है पैरा 147 के अंतर्गत, वारंट के बिना गिरफ्तारी। तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है। और जबकि पैरा 148 के अंतर्गत तो अधिकारियों का पीछा करना, तो वह किसी भी अधिकारिता में मान लीजिए भारत के बाहर कहीं भी वो भागते हैं अगर, तो उनको कहीं भी दौड़ा करके उनका पीछा किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। इसलिए यह चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम दिए गए हैं? तो पैरा की बात करें तो 129 से लेकर के 146 तक में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। पैरा 129 से लेकर के 146। अध्याय की बात की जाए तो अध्याय जो है यह 12 है। इसमें जो है पंचनामा या पोस्टमार्टम या घायल व्यक्तियों का ट्रीटमेंट उपचार के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा मृत्यु उपरांत परीक्षण या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से संबंधित है? अब यह प्रश्न आपसे खूब पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो इस पैरा को जरूर याद रखेंगे। तो पैरा 139 में है, पोस्टमार्टम के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें चूंकि अध्याय 12 के अंतर्गत जो कि इसी से संबंधित ही है, तो कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचनामा भरने का, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जाना, तो वह 134 में दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होगी यह बाकायदा 139 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का प्रावधान किया गया है? तो पोस्टमार्टम के बारे में आपको दो पैरा जरूर याद रखना चाहिए। एक तो पैरा 139 है जिसमें बताया गया है कि पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा, लेकिन एक नया पैरा यहाँ पर जोड़ा गया 2022 में। वर्ष 2022 में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया, पैरा 139 ए। इसमें यह बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अभिरक्षा में होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जब पोस्टमार्टम होगा तो उसकी पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, पूरी फोटोग्राफी की जाएगी। तो यह प्रावधान पैरा 139 ए के अंतर्गत किया गया है। इसे 2022 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 6 जुलाई 2022 से लागू है। चूंकि यहाँ पर डेट खूब पूछा जाता है कि कब से कौन सा प्रावधान लागू है, तो यह भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 140 के द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे, तो फिर उसका परीक्षण जो किया जाएगा वह कैसे किया जाएगा, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। तो जब उसको भेजा जा रहा है किसी चिकित्सा अधिकारी के पास कि आप इस व्यक्ति का परीक्षण करें, तो परीक्षण का पर्पज भी बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। इस प्रश्न को भी बार बार पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा सही सुमेलित नहीं है? तो पैरा 140 है, इसमें बताया गया है पुलिस अधिकारी के द्वारा स्व परीक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए, यह सुमेलित है। उसके बाद आता है 141 कि लोक अभियोजक के द्वारा सिविल सर्जन से सीधा पत्र व्यवहार किया जाएगा, यह भी सुमेलित है। 142 में बताया गया सिविल सर्जन को कोई वस्तु या पदार्थ परीक्षण के लिए भेजा जाना, यह भी सुमेलित है। चिकित्सा अधिकारी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट या स्व परीक्षण रिपोर्ट, तो यह जो है 143 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट जो है 144 के अंतर्गत बनाई जाती है। और इसे पैरा 144 को इसमें भी 2022 में संशोधन किया गया है और इसको अब प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा तैयार की गई चोट या स्व परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? अब 144 के तहत इसको रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट को जब तैयार किया जाता है तो इसके संबंध में पूछा जा रहा है कौन सी बात सही है या सही नहीं है। तो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चोट या स्व परीक्षण की जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, यह 2 प्रतियों में नहीं तैयार की जाएगी बल्कि 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से अभी आपने देखा कि एफआईआर जब लिखा जाएगा तो एफआईआर भी 3 प्रति में ही लिखा जाएगा। और अब आगे आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वह भी कितने प्रति में, तो 3 प्रतियों में उसको भी तैयार किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसलिए पहला ही सही नहीं है। दूसरा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल प्रति सामान्य माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेज दी जाएगी, बिल्कुल सही। दूसरी प्रति जो चोटग्रस्त व्यक्ति है या मृतक के परिजन हैं उनको भेज दी जाएगी लिफाफे में। और तीसरी प्रति जो है वह मेडिकल ऑफिसर या चिकित्सा अधिकारी के द्वारा रखी जाएगी। तो यहाँ पर तीनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उपहत या मृत्यु के उपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार की जाएगी? तो आपने देखा 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं पैरा 144 के अनुसार। अगला प्रश्न है, लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में दी गई है? तो अब लोकसभा का या विधानसभा का कोई सदस्य है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाना है तो यह प्रक्रिया बताई गई है पैरा 147 ए के अंतर्गत। और 147 में जो है वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है। तो अध्याय 13 पैरा 147 से लेकर के 164 में है और इसमें गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान दिया गया है। यह खूब पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट अध्याय और पैरा। तो ऐसी गिरफ्तारी अथवा दोष सिद्धि पर कारावास होने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इसकी सूचना यथास्थिति लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। जिस नेता को गिरफ्तार करना है या विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करना है तो उसको गिरफ्तार करने से पहले उसकी गिरफ्तारी की सूचना जो है उस सदन का जो मुखिया होगा, अगर लोकसभा का है सदस्य तो लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा, विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार करना है तो विधानसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अलावा आप पैरा 149 को देख लेंगे, इसमें प्रावधान क्या है तो कि रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है। 151 के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी बताई गई है और 164 में किशोर अपराधियों से पुलिस के द्वारा व्यवहार कैसे किया जाएगा इसका नियम बताया गया। ये तीनों पैरा बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखें। तो पैरा 161 से लेकर के 161 जिसमें पागल व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अपराधी से अलग रखा जाना। 162 में है अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। फिर 163 में बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। और 164 है किशोर अपराधी से कैसे पुलिस व्यवहार करेगी। यह सभी धाराएं, ये सभी पैरा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है? तो गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित अध्याय आपने देखा, यह अध्याय 13 है और इसमें पैरा कौन सा आता है तो 147 से लेकर के 164 तक के पैरा जो है इस अध्याय में आते हैं। अगला प्रश्न है, अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए, यह उपबंध कहाँ दिया गया है? तो यह उपबंध पैरा 162 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर 162 में थोड़ी सी और बातें जानना जरूरी है कि अगर अवयस्क लड़की है उसको अभिरक्षा में न रखा जाए तो कहाँ रखा जाए? तो उसको जो है अस्पताल या औषधालय में महिलाओं का जहाँ पर आवास हो वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। जहाँ पर जिस अस्पताल या औषधालय में महिलाओं का आवास हो
वहाँ पर इस प्रकार से अवयस्क लड़की गिरफ्तार की जाती है उसको रखा जाएगा। तो पैरा 161 पागल व्यक्ति को स्वस्थ अपराधी से अलग अलग रखा जाएगा। 162 में है अवयस्क लड़की को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। 163 ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा बरतते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी ये बरतनी चाहिए कि उसका स्वास्थ्य वगैरह ध्यान रखते हुए उसको जो है अभिरक्षा में रखा जाएगा या अलग उसको रखने का प्रबंध किया जाएगा। फिर 164 है किसी और अपराधियों के द्वारा अपराधियों से पुलिस कैसे व्यवहार करेगी, ये सारी बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में यह प्रावधान है कि पुलिस थाने के प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह विकृत चित्त व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखे। तो पागल व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति को वहां अलग रखा जाएगा, सामान्य अपराधियों के साथ नहीं रखा जाएगा। पैरा 161 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ पर और पूछा जाता है कि जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी है, उसका यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह उसको अलग रखे। तो यह जो है पैरा 161 में दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तो हमने पैरा 161 तक के प्रावधानों को देखा है, डिस्कस किया, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हमने देखा। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सभी शामिल किया है। अब आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।